जय हिंद दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करते हैं भाग 3 पे। कौन सा है? भाग 3, संविधान। संविधान एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, संविधान कहते किसे हैं। पहले तो संविधान, हर किसी में हमें संविधान देखने को मिलता है। संविधान का जिसने निर्माण किया, संविधान उनसे भी ऊपर है। एक बार संविधान बनके तैयार हो जाता है तो एक कानून का रूप ले लेता है, और इसमें जिसने कानून बनाया, जिसने संविधान लिखा, या जो इसका पालन करेंगे, वह सब इसके ही अंतर्गत आ जाते हैं। लोकतंत्र में संविधान को वर्ता दी गई है। राजतंत्र में राजा का तो पद भारी है, लेकिन राजतंत्र कुछ चलाने के लिए उसका भी कुछ संविधान होगा। धार्मिक में देख लें, धार्मिक में जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी एक प्रकार का संविधान है। समझ में आया? हम उसको ही संविधान कहते हैं। अब हम लोग क्लास पे चलते हैं। इस भाग 3, भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। कौन सा मूल अधिकार? कहां से कहां तक रखा है? 14 से लेके 35 तक। 12 से 35 तक। ओके, कहां से रखा है? 12 से लेके 35 तक। कहां तक? 12 से लेके 35 तक। जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमें कभी मिल जाता है? मूल अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। मूल अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। और इसे हमने यूएसए संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से इस लिया है। अब आ जाओ आर्टिकल। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि क्या कहा गया है? कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको जन्म से ही दे दिया जाएगा। मतलब उसकी परिभाषा दी गई है। किसकी? भाग 3 की परिभाषा। ओके, अनुच्छेद 12 समझ में आया? अभी 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13, इसमें कहा गया है कि एक दूसरे मूल अधिकार को नहीं काटा जाएगा। दूसरा मूल अधिकार नहीं काट सकता। दूसरा नहीं काट सकता। ओके, अब आ जाओ एक चीज और बताते हैं हम। जो हमारा मूल अधिकार है, इसको हमने कई आधारों में काट के रखा है। कैसे? जैसे हमने कुछ आर्टिकल किसी में रखे हैं, किसी को भाग है 3 का हिस्सा, लेकिन हमने उनको डिवाइड करके रखा है। कितने में रखा है? और 7 में। 7 प्रकार की हेडिंग है, उनके अंदर उनको रखा है। जैसे समता या समानता का अधिकार, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार हम लोगों को समान होने के बारे में बता सकते हैं। कितने आर्टिकल तक दिया है। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख, ईसाई, उनको हम किस प्रकार से स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो अलग अलग बारे में हमें बताया गया है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, कोई बच्चे से काम करा रहे हैं, कोई
तो उनको हम कैसे बचाएंगे, उनके लिए कुछ आर्टिकल है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई तिलक लगाने की स्वतंत्रता है, कोई पगड़ी बांधने की स्वतंत्रता है, कोई टोपी पहनने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है। शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी कि कोई एग्जाम्पल, हम उत्तर भारत के रहने वाले हैं, कोई दक्षिण भारत से आ जाए, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद हम देखें तो एक हमारे पास और है, कौन सा, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार कि अगर हाई कोर्ट कुछ गलत करता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई गलत करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचा सकता है। इस प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो हम पहले चर्चा करते हैं समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ओके, समान, कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक, 14 से 18 अनुच्छेद। ओके, कौन सा, 14 से 18 तक। अब आ जाओ इसमें आर्टिकल, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा है कि समता विधि के समक्ष समानता, या समता की समानता विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समानता। ओके, समक्ष या समान, समक्ष, विधि के पेड़ में समान। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि विधि है जो हमारी कानून है, उसके सामने सब कोई समान है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, XYZ, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो, वो कानून के समक्ष सब कोई समान है। इसमें एक अफवाह बताए, कानून में हमें 14 में तो लिख दिया कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन कभी लीड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखा है, बताएं, आप थाने में जाते हैं तो आपको कुर्सी नहीं दी जाती, लेकिन एक विधायक पहुंचता है तो उसको पूरा थाना अपनी गद्दियों पे लेके घूमता है। कहाँ हुई विधि की समक्ष समानता? हुई नहीं हुई, लिखा ही है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम, वास्तव में हमारी सुनवाई होती है। ओके, समझ में आया? 14 में क्या किया, विधि के समक्ष समानता, समक्ष कर देते, समक्ष, ठीक है, समक्ष समानता। इसके बाद आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। इसमें क्या कहा है कि जाति, किसकी, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कहा क्या, जाति, धर्म, लिंग, क्या क्या होगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप नौकरी देने जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो आपसे अगर आप योग्य हैं तो आपको फालतू का नहीं सताया जाएगा।
ओके, समझ में आया? लेकिन हम लोग एक चीज देखते हैं, कोई किन्नर अगर हमारे यहाँ आ जाता है, हम उसका मजाक बनाते हैं। ये हमारे लोगों की मानसिकता है। कोई किन्नर आ जाता है, हम लोग उसकी मजाक बनाते हैं। हमारी कभी बहनें वगैरह कोई जॉब करने लगी छोटी मोटी टीचर की, तो लोग उस पर भी उंगली उठाने लगते हैं कि 3,000 रुपये मिल रहे हैं उसको, वो जा रही है नौकरी करने, बड़ी टीचर बनी फिर रही है। इस प्रकार के वर्ड हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो इन सबसे बचना है हमें। क्या कहा है आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखें हम राजस्थान की साइड, तो छोटी छोटी अगर किसी के यहाँ बच्ची हो जाती, उनका गला दबा दिया जाता है। लड़की कैसे हो गई हमारे यहाँ, इस प्रकार की अफवाह हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। एक ना एक दिन की फलानी लड़की को मार दिया गया, दुष्कर्म किया गया उसके साथ। कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव ही है कि समाज ने आज तक लड़कियों को बराबर का पद नहीं दिया है, बराबर का नहीं माना है। वो पुरानी रूढ़िवादी बातें हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, लड़के पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाएंगी, ऐसी वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो सब समझदार है। हाँ, लेकिन हमें बुजुर्गों से हर चीज पूछ के करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आज की मानसिकता क्या है, लेकिन हमें उनको लेके भी चलना है। समझ में आया? नेक्स्ट आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 में क्या कहा है? अनुच्छेद 16 में कहा है लोक नियोजन के अवसर में आरक्षण। क्या कहा है? लोक अवसर में नौकरी में समानता। इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है, जब नौकरी मिलेगी तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा कभी, नौकरी हो या कुछ भी हो, क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें नौकरियों में यहाँ कहा गया भेदभाव नहीं होगा, आप महिला हो पुरुष हो कुछ नहीं। इसमें क्या क्या गया, योग्यता के आधार पर नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन मतलब नौकरी में, सीधी सी बात जी है, लोक नियोजन का मतलब नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत। किसका? छुआछूत का अंत। छुआछूत का, इसमें हम देखें तो पुराने के लोग, जो पुराने लोग थे, जो SC/ST के लोग थे, और जो पुराने लोग थे, पुरानी मानसिकता वाले लोग थे, वह इन लोगों को दबाते थे, SC और ST वालों के लिए। हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर निम्न जाति के थे, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है महार जाति के थे। तो हम एक चीज पढ़ने को मिलती है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुझे पढ़ने के लिए कभी कभी क्लास के बाहर या क्लास की लास्ट में बैठने पड़ता था, और जब मास्टर साहब हमें कुछ समझाते थे तो मुझे सही से सुनाई भी नहीं देता था।
इस प्रकार की उस समय मानसिकता थी। अंबेडकर साहब, हमारे बाबा साहब भीमराव साहब बहुत अच्छे से जानते थे कि आज हम हैं तो लड़ रहे हैं, कल के दिन अगर हम नहीं रहेंगे तो जो भारत के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोगों को दबा दबा के मार डालेंगे। क्या करके? दबा दबा के मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्टिकल ही डाल दिया सीधा, जैसे हम लोग आर्टिकल 17 के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहा गया? छुआछूत का अंत। अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उसको न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाएगा सीधा। लेकिन आज के लोग पे भी हम देखें, ग्रामीण लोग पे देखें, जहाँ पर शिक्षा का अच्छा स्रोत नहीं है, वहाँ पे ये मानसिकता आज ही फॉलो की जाती है। हम देखते हैं कि जो साफ सफाई करने वाले भाई लोग आते हैं, लोग उनसे छूना पसंद नहीं करते। लेकिन साहब ये तो देखो, वो सफाई कर रहा है, आप तो गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन कौन समझाए? इस प्रकार के लोगों की मानसिकता बन चुकी है। हम लोग तो गंदगी फैलाते हैं, वो लोग तो सफाई वाले हैं, सफाई करते हैं। लेकिन ये मानसिकता हमें ओनली ग्रामीण क्षेत्र में या पिछले क्षेत्रों में देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्र में नहीं। शहरी क्षेत्र में सबको बराबर इक्वल रखा जाता है। इस प्रकार के लोगों को हमारे क्या की मानसिकता बनी हुई है। ओके, इसके बाद हम और देखें आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 में क्या गया है? 18 में क्या? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस प्रकार? हम देखें तो हमारा जैसा ही भारत आजाद होता है तो भारत में लगभग 552 प्लस रियासतें थी, देसी रियासतें बोलते थे जिनको हम। कितनी? 552 प्लस। तो कोई नवाब था, कोई राजा था, कोई महाराजा था, इस प्रकार की उपाधियां थीं। कोई पाटिल था, कोई पटेल था, कोई पंडित राव था। इस प्रकार की उस समय की उपाधियां थीं। कोई वजीर था, कोई सेनापति था, सेना नायक था, कोई वित्त मंत्री था। इस प्रकार के उनके पद थे और वो पद के नाम से ही उस समय जानते थे। कैसे? जैसे किसी का नाम रामलाल है और उसको पद दिया था सेनापति का, तो अपने नाम के आगे लिखता था सेनापति रामलाल। या प्रधानमंत्री था तो अपने नाम के आगे लिखता था प्रधानमंत्री रामलाल फलाने राजा का। इस प्रकार के नाम लिखते थे। तो अब इससे क्या हुआ? लोगों में ऊंच नीच का एक भेदभाव आने की संभावना लगी संविधान निर्माताओं को। तो उन्होंने सीधा कहा कि आप भारत के नागरिक हैं, ओनली आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। क्या? आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। समझ में आया? और उपाधियों को इसलिए मना कर दे कि आपसे आज से उपाधि धारण नहीं करेंगे। लेकिन कुछ उपाधियां धारण की जा सकती हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, मेजर, कर्नल। ओके। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जैसे भारत रत्न,
ठीक है, पद्म विभूषण इत्यादि उपाधि हम धारण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से परमिशन लेके। किससे? राष्ट्रपति से परमिशन लेके। अब हम एक चीज को आपको बता दें, जो बताना चाहते थे, ये वाला विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। क्या कहा गया है? सुनना इसको, विधि के समक्ष समानता, कि जो हमारा कानून है उसके सामने सब समान है, सब कोई समान है। और देखें हम किस प्रकार कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पे रहते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति और राज्य की राज्यपाल। ये दो लोग कोई भी काम करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं पद पे रहते हुए, तो इन पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह अपवाद है, ऐसा होता है, हुआ नहीं है कभी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इन पे कौन सा मुकदमा नहीं चलेगा? फौजदारी का मुकदमा नहीं चलेगा, जिसमें सजा दी जाती है। इन दोनों, ये भी एक अपवाद है किसका? विधि के समक्ष समानता। समझ में आया? एक और बताएं एग्जाम्पल। आप किसी को कुछ भी बोल दें तो वो आपकी शिकायत कर देगा, लेकिन जो विधायक होते हैं अब वो अपने विधान भवन में, जो सांसद हैं वो संसद भवन में, सांसद हैं जो संसद भवन में, कोई भी अंदर जो सत्र जब चलता है, कोई भी अगर एक दूसरे पे कुछ टिप्पणी करते हैं तो उनको हम चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। तो कहाँ हुई विधि के समक्ष समानता? बताओ, हुई? नहीं हुई ना? ये अपवाद है। एक चीज और बताते हैं, सोचो, जो सांसद चुन के जाते हैं, सांसद चुन के गए, कोई कंपनी है, नई कोई कंपनी आती है और एक नया कानून पास करना उस कंपनी के लिए, कौन पास करता है? हमारी विधायिका में कानून, कार्यपालिका में कानून बनता है, विधायिका में पास होता है और राष्ट्रपति साइन करता है, वो कानून बन जाता है। एक प्रक्रिया रहती है। अब सोचो, जो सांसद लोग हैं उनको उस कंपनी के बारे में क्या मालूम कि कौन सी छोटी सी चीज़ है, कौन सी बड़ी सी लगनी है, क्या लगना है उसमें, लेकिन कानून कौन बना रहा है? सांसद। समझ रहे हो? तो यह भी एक अपवाद है कि उनको उस चीज की नॉलेज ही नहीं, और कानून कैसे बना देंगे उसको? ये भी एक अपवाद में आता है। इसमें और बताएं, कानून कौन बनाता है? विधायिका। विधायिका ही के ही कुछ लोग चुन लिए जाते हैं, वो मंत्रिपरिषद में चले जाते हैं या मंत्रिमंडल में चले जाते हैं, जो कार्यपालिका का कानून होता है। कार्यपालिका का अंग है जो, उसमें ही अस्थायी लोकसभा रहती है, राज्यसभा रहती है, और उसके नीचे स्थायी रूप से नौकरशाही रहते हैं, तो वो पूरी जिम्मेदारी नौकरशाही को दी जाती है। तो ये भी अपवाद है एक, किसके सामने? विधि के समक्ष समानता की। समझ में आया? इस प्रकार के अपवाद हमें बहुत से बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे सेबी, सेबी का अपने का खुद का नियम है, ठीक है, वह खुद सजा दिलवाती है, वो खुद विधायिका है, खुद कार्यपालिका है, खुद न्यायपालिका है। आरबीआई खुद विधायिका का काम करती है, खुद कार्यपालिका का काम करती है, खुद न्यायपालिका का काम करती है। सजा भी खुद सामने वाले को देती है, अपराध क्या किया उस पर निर्धारण करती है, और सजा भी खुद दिलाती है।
ये अपवाद नहीं तो क्या है? यहाँ पे राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दें, राज्यपाल किसी का मर्डर कर लें, तो उन पे ये मुकदमा चालू नहीं होगा। लेकिन हम लोग करते हैं तो लग जाएगा, क्योंकि पावर में। और इनको चुन के कौन भेजा है? हम ही लोग। प्रत्यक्ष भेजो या अप्रत्यक्ष भेजो, बात अलग है, लेकिन भेजा किसने है? हम लोगों ने। ये भी अपवाद में ही आता है। समझ में आया? और इन पे ये तो हो गया फौजदारी। दीवानी सुन लो। दीवानी का क्या है? दीवानी अगर मुकदमा इन पे चलाना भी है तो 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। दो महीने का नोटिस इनको देना पड़ेगा, उसके बाद ही इन पे कोई चीज लागू होगी, तब इन पे दीवानी मुकदमा चलेगा। फौजदारी तो चल ही नहीं सकता। और चल भी, और कहा गया है फौजदारी मुकदमा चल भी रहा होगा तब तक जो पद आसीन है तो इनका या मुकदमा रोक दिया जाएगा या फिर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। किसमें ये हो गया? दीवानी। दीवानी एक फौजदारी। फौजदारी समझ आए? दोनों का अपवाद इस प्रकार का है। ये हमें देखने को मिलता है कि, लेकिन विधि के समक्ष समानता है। एक चीज और बताएं, विधि के समक्ष समानता कि कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। कार्यपालिका में जो सरकार को बनाना है उनके लोग रहते हैं, कार्यपालिका में उतने लोग बैठते हैं, ठीक है। विधायिका में सब लोग बैठते हैं। जब पास हो जाता है विधायिका से, उसके बाद राष्ट्रपति की साइन के लिए जाता है। ये तो मालूम ही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल सोचो कि राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। एक बार घटना भी हुई वैसी, तो वो नहीं है तो अगर उन्होंने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए, तो भी कानून बन गया। तो ये भी अपवाद में आ गया कि सीजीआई ने कैसे साइन कर दिया उस पर। करना किसको चाहिए था? राष्ट्रपति को। कर कौन रहा है? सीजीआई। यह भी एक अपवाद की गिनती में आ जाता है। सेबी, जैसे कि हमने बताया, आरबीआई, इनके खुद के अपने कानून है, नियम है, न्याय देने की प्रक्रिया है, खुद की है, तो इनको भी अपवाद की गिनती में रखा गया है। ये सब अपवाद में आते हैं। एक दिन 3 से 4 इन्हीं अपवादों पे और संविधान को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पृथक्करण पढ़ेंगे, विधि की के समक्ष समानता के बारे में पढ़ेंगे। आराम से एक आध दिन 2-3 घंटे का बड़ा लेक्चर लेके हम आपके साथ अच्छे से इस बारे को शेयर करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेके बाद में जय हिंद।